Welcome to video lecture series on reinforced cement concrete design. In last video we have seen what are the various methods for designing. जैसे हमने देखा था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, उसके बाद अल्टीमेट लोड मेथड आई, उसके बाद लिमिट स्टेट मेथड आई. लिमिट स्टेट मेथड में हमने देखा था कि वहाँ पे दो स्टेट्स रहते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में रहता है बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, टॉर्शन, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में रहता है कि डिफ्लेक्शन एक लिमिट में रहना चाहिए, क्रैक्स एक लिमिट में रहना चाहिए. सो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ आईएस कोड्स के स्पेसिफिकेशंस. तो आईएस कोड में सबसे पहली टर्म है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू. कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो रहते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहती है और कैरेक्टरिस्टिक लोड रहता है. अब ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या रहती है? जैसे आप बोलते हो M20 राइट, या Fe415, दीज आर नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, और इसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. अब आपको पूछेंगे कि कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी, तो आप बोलेंगे M20 न्यूटन पर mm स्क्वायर राइट, या फिर 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीन्स क्या? तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मीनिंग ऐसा होता है कि उसकी 95% प्रोबेबिलिटी रहती है कि उसकी स्ट्रेंथ जो हमने स्पेसिफाई की है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट M20, तो 95% प्रोबेबिलिटी रहेंगी कि उसकी स्ट्रेंथ 20 या 20 से ज़्यादा ही आएंगी, और सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो उससे कम आए. इसका बेस्ट एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे अगर आपने 100 क्यूब कास्ट की है M20 के, ठीक है, और वो 100 क्यूब की आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ करेंगे, तो 95 क्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो 20 या 20 से ज़्यादा आएंगी, और सिर्फ 5 क्यूब की पॉसिबिलिटी है कि वो स्ट्रेंथ उससे कम आए. इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. सिमिलरली अगर आप 100 बार्स लेते हो 415 ग्रेड के, तो 95 बार्स की स्ट्रेंथ जो रहेगी वो कितनी रहेंगी? 415 या 415 से ज़्यादा, और सिर्फ 5 बार्स की पॉसिबिलिटी है कि ये उससे कम आए, तभी उसके हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं. ठीक है. तो सिमिलरली हमें कंक्रीट के ग्रेड्स अवेलेबल है यहाँ पे M15, 20, 25 एंड 30, और स्टील के ग्रेड्स अवेलेबल है 250, 415 एंड 500. करंटली 500 प्लस, और जिसे हम 550 भी कहते हैं, वो भी अवेलेबल है. तो जैसे हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में देखा, सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक लोड रहता है. अब ये कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या रहता है? तो जो लोड्स, जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर डिजाइन कर रहे हैं तो हमें लोड कितना लेना चाहिए, ठीक है, डेड लोड के बारे में तो ठीक है, हम डेंसिटी पे से कैलकुलेट कर सकते हैं राइट, बट व्हाट अबाउट लाइव लोड, मूवेबल लोड? तो ये जो लोड है, ये लोड हमें आईएस कोड 875 में से मिल जाएगा. लेकिन हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चेयर डिजाइन करनी है या फिर एक बेंच डिजाइन करना है, और ये बेंच हम डिजाइन करने वाले हैं 3 लोगों के लिए. अब जब हम 3 लोगों के लिए बेंच डिजाइन करते हैं तो हम एवरेज वेट कंसिडर करते हैं कि एक का 50 kg है, तो ये पूरे बेंच पे कितना लोड आने वाला है? 150 kg लोड आने वाला है राइट. अगर मैंने 150 kg लोड अज्यूम किया, या फिर मैं थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके मैंने अगर 200 भी अज्यूम किया, तो ये 200 को कैरेक्टरिस्टिक लोड हम कब कहेंगे? जब उसके पूरे लाइफ में, फॉर एग्जांपल वो अगर 10 साल के लिए बेंच डिजाइन किया है, तो पूरे लाइफ में अगर उस पे लोड 200 या 200 से कम आया, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहनी चाहिए? 95% प्रोबेबिलिटी रहनी चाहिए कि वो जो लोड है वो 200 या 200 से कम आए, 200 या 200 से कम आए, तो ही हम उसे कैरेक्टरिस्टिक लोड कहेंगे. ठीक है. और सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी रहेंगी कि जो लोड है हमारा वो 200 से एक्सीड हो. दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक लोड्स, जस्ट लाइक अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. अब नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स लाइक डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड, स्नो लोड, स्पेशल लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशन. ये सब की जो डिटेल्स है वो हमें मिल जाएंगी IS 875 में. अगर आपको विंड लोड, ठीक है, स्नो लोड जो है वो मिल जाएगा IS 875 में, और अर्थक्वेक लोड के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा IS 1893 2002. फाइन. नेक्स्ट हम देखते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है. तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, जैसे कंक्रीट के लिए 3 था और स्टील के लिए कितना था? 1.8 राइट. तो हम क्या करते थे कि स्ट्रेंथ को सिर्फ डिवाइड करते थे, कम कंसीडर करते थे, क्योंकि मटेरियल में कुछ इम्परफेक्शंस रह सकते हैं, और जो लोड है वो वर्किंग लोड ही कंसीडर करते थे, जितना था उतना. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम एक बेंच डिजाइन कर रहे हैं और वो अगर हम 3 लोगों के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे हम कितना लोड लेंगे? 50 ईच का अगर हम कंसिडर करते हैं तो 150 kg. ये हो गया वर्किंग लोड, जितना एक्चुअल लोड आने वाला है उतना. और फैक्टर्ड लोड कौन सा रहता है? अगर ये 150 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ फॉर एग्जाम्पल,
तो ये कितना हो जाएगा 300। इसे हम कहते हैं फैक्टर्ड लोड या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे 2 जो है वो क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम वर्किंग लोड ही लेते थे, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, ठीक है, और स्ट्रेंथ को हम डिवाइड करते थे। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट 3 हम 1.5 लेते हैं कंक्रीट के लिए। तो अगर लोड रहा तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और कंक्रीट की स्ट्रेंथ रही तो उसको 1.5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी है, कंक्रीट के लिए कोलैप्स में 1.5 और स्टील के लिए 1.15। सर्विसिबिलिटी में दोनों के लिए 1 दिया है, लेकिन कोलैप्स में कंक्रीट के लिए 1.5 दिया है और स्टील के लिए 1.15 दिया है। ऐसा क्यों? कंक्रीट के लिए ज़्यादा क्यों है और स्टील के लिए कम क्यों है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसका आंसर ये है कि जब हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो हम क्यूब कास्ट करते हैं और वो क्यूब को टेस्ट करते हैं लैब में। जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो वो क्यूब की जो साइज़ रहती है वो साइज़ काफ़ी छोटी रहती है, 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm। ओके, सिमिलरली जब हम स्टील को टेस्ट करते हैं तो उसकी जो साइज रहती है, फॉर एग्जांपल 12 mm का बार है तो 12 mm रहती है लैब में, ये ठीक है, ये दोनों को हम लैब में टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो दोनों को जब हम यूज करते हैं तो कंक्रीट को जब हम यूज करते हैं तो ये 150 बाय 150 बाय 150 का क्यूब यूज नहीं करते, साइड पे काफी बड़े बड़े कंपोनेंट्स रहते हैं। वेयर एज जब हम स्टील बार का यूज करते हैं तो स्टील बार जितने mm का हम टेस्ट करते हैं लैब में उतने ही mm का हम डायमीटर यूज करते हैं साइड पे। इसलिए एक शेप फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है और वो शेप फैक्टर की वजह से कंक्रीट का हमारा 1.5 रहता है, क्योंकि कंक्रीट के शेप में वेरिएशन है, लैब में छोटा रहता है, साइड पे बड़ा रहता है, और स्टील जो है वो स्टील एज इट इज यूज होता है, इसलिए इसका 1.15 है, कम है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। सिमिलरली पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स भी रहता है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम स्ट्रेंथ को हमेशा कम कंसिडर करते हैं ड्यू टू मटेरियल इम्परफेक्शंस, ठीक है, और लोड को हम हमेशा ज़्यादा कंसिडर करते हैं क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में उस पर एक्स्ट्रा लोडिंग आ जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर लोड है तो उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ है, जिसे मैं स्ट्रेंथ कहता हूँ, स्पेशली टॉकिंग अबाउट मटेरियल्स, तो वो केस में हम क्या करेंगे, उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर लोड है तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और अगर स्ट्रेंथ है तो उसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। तो अगर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से लोड को मल्टीप्लाई किया तो आपको वर्किंग लोड, ये हो गया वर्किंग लोड, और इसको अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा, डिजाइन लोड या फिर अल्टीमेट लोड। वर्किंग लोड को अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, डिजाइन लोड या फिर अल्टीमेट लोड। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डिजाइन स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, राइट। सो दीज आर सम कॉम्बिनेशंस, क्योंकि लोड जब भी एक्ट करते तो इंडिविजुअली एक्ट नहीं करते, सिर्फ डेड लोड एक्ट नहीं करेगा या सिर्फ लाइव लोड एक्ट नहीं करेगा। तो एक मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि डेड लोड या लाइव लोड क्या होता है। डेड लोड मीन्स लोड ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर इटसेल्फ, यानी सेल्फ वेट ऑफ बीम, सेल्फ वेट ऑफ कॉलम। अब बीम के ऊपर अगर ब्रिक वर्क किया है तो उसका डेड लोड, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो डेंसिटी है, डेंसिटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइव लोड क्या होता है, तो जो ह्यूमन बींग्स वो इसमें रह रहे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हैं, उससे हम लाइव लोड कहेंगे, या जो भी फर्नीचर मूव कर सकते हैं उसका वेट, वो आ जाएगा लाइव लोड के अंडर में। और जनरली बिल्डिंग पे नॉर्मल कंडीशन पे डेड लोड और लाइव लोड एक्ट करता है। अगर बिल्डिंग काफी बड़ी रही तो उस पर विंड लोड एक्ट करेगा, अगर कश्मीर जैसे एरिया में है वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है तो उस पर स्नो लोड एक्ट करेगा, अगर भुज जैसे एरिया में, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में है तो वहाँ पे अर्थक्वेक लोड भी कभी कभी एक्ट करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू डिजाइन द बिल्डिंग्स। इसलिए लोड कॉम्बिनेशंस दिए कि एक साथ क्या क्या एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेड लोड और लाइव लोड एक साथ एक्ट कर रहा है, यहाँ पे डेड लोड विंड लोड एक साथ एक्ट कर रहा है, यहाँ पे डेड लोड इम्पोज लोड और विंड लोड एक साथ एक्ट कर रहा है। जनरली कॉम्बिनेशंस में विंड लोड और अर्थक्वेक लोड साथ में नहीं रहते, वो अलग अलग रहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर विंड बहुत ज्यादा ब्लो हो रही हो तो साथ साथ में अर्थक्वेक नहीं आएगा, और अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो विंड ब्लो नहीं होगी। इसलिए कोई भी एक लोड एक्ट करता है, आइदर विंड और अर्थक्वेक।
अगर आपको डेड लोड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको पता चाहिए कि डेंसिटी कितनी है, राइट। और अगर आपको डेंसिटी और वॉल्यूम पता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट डेड लोड। सो सम डेंसिटीज आर गिवन, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यू विल गेट डेड लोड। फॉर पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसमें बार्स नहीं रहते, उसकी है वैल्यू 24। आरसीसी उसकी वैल्यू है 25। स्टील उसकी वैल्यू है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और ये जो ब्रिक वॉल है उसकी जो वैल्यू है वो वेरी करते रहती है डिपेंडिंग अपॉन द ब्रिक। क्ले ब्रिक अगर रहेंगी तो कुछ अलग रहेंगी, इसलिए मैं इस पर रिकमेंड करता हूँ कि जो भी ब्रिक्स आप स्ट्रक्चर में यूज करने वाले हैं उसको आप एक बार वेट कर लीजिए, उसके डायमेंशन मेजर कर लीजिए और उस पे से आप उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। साथ साथ में डेंसिटी ऑफ मॉर्टर उसमें मिक्स कीजिए और फिर बाद में फाइनल ब्रिक वॉल की डेंसिटी आप वर्कआउट कीजिए। अभी हम देखते हैं लाइव लोड। जैसे मैंने आपको बताया लाइव लोड मींस लोड ऑफ मूवेबल थिंग्स। तो ये IS 875 टेबल नंबर 2.5 में दिया है। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो आपको कंसिडर करना है 2, अगर ऑफिस बिल्डिंग है तो वहां पे कंसिडर करना है 2.5, फ्लोर्स शॉप या फिर क्लासरूम है तो 5, असेंबली हॉल्स यानी मंगल कार्यालय वगैरह है तो आपको करना है 7.5, वेयर हाउसेस, बुक स्टोर या फिर लाइब्रेरी है तो 10। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में और पब्लिक बिल्डिंग में स्टेयर्स के लिए, स्टेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि जब भी कोई डिजास्टर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल घर में आग लग गई तो सब लोग स्टेयर से आते हैं और स्टेयर पे जब भी हम चलते हैं तो हम दौड़ के चलते हैं या फिर इम्पैक्ट आता है उस पर, इसलिए स्टेयर पे जो लोड रहता है वो हमेशा ज्यादा कंसिडर करना चाहिए। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में फ्लोर के लिए 2 है लेकिन स्टेयर के लिए कितना है 3। ऑफिस बिल्डिंग में 2.5 है और पब्लिक बिल्डिंग के लिए कितना है स्टेयर्स पे 5। ओके, सो ये डिफरेंस है। अगर रूफ जो है वो एक्सेसिबल है या नॉन एक्सेसिबल है, ये एक्सेसिबल नॉन एक्सेसिबल क्या होता है। अगर रूफ हमारा प्लेन रूफ है तो जनरली ये एक्सेसिबल रहता है, और अगर हमारा रूफ पिच रूफ है, स्लोपिंग रूफ है, तो ये इनएक्सेसिबल रहता है। अगर एक्सेसिबल रूफ है तो वो कंडीशन में आपको कंसिडर करना है लोड 1.5, और अगर इनएक्सेसिबल है तो वो कंसिडर में आपको कंसिडर करना है 0.75। इसमें 1.5 आ जाएगा और इसमें 0.75 आ जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं आपको कि आप ये जो नया क्लॉज है उसके हिसाब से लीजिए। अगर रूफ आप डिजाइन कर रहे हो और वो रूफ अगर प्लेन रूफ है तो जनरली क्या होता है कि हम कुछ बर्थडेज या फिर असेंबलीज वहां पे आती है, राइट, पब्लिक जमा होती है, वो केस में इट इज रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट आप जो कि 1.5 kg था, इंस्टेड ऑफ दिस 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आप लेना चाहिए 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज रिकमेंडेड व्हाइल डिजाइनिंग द रूफ स्लैब। विंड लोड अगर आपको डिजाइन करना है तो विंड लोड के लिए आपको यूज करना है पार्ट 3 ऑफ IS 875। ओके, वी विल डिस्कस दिस इन लेटर। सिमिलरली स्नो लोड के लिए पार्ट 4 है। देन अर्थक्वेक फोर्सेस अगर लेने हैं तो उसके लिए IS 1893 है। ओके, तो अगर आपको डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, ठीक है, इसके लिए रेफर करना है तो आपको रेफर करना पड़ेगा IS 875 के पार्ट्स, और अगर आपको अर्थक्वेक के लिए रेफर करना है तो आपको रेफर करना पड़ेगा 1893, IS 1893। अभी हम देखते हैं कुछ IS स्पेसिफिकेशंस रिगार्डिंग स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। तो स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट में 2 स्पेसिंग रहते हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग एंड अनदर वन इज वर्टिकल स्पेसिंग। अब हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 2 बार हॉरिजॉन्टली ले किए और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कितना होना चाहिए या मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो देखेंगे हम। तो मिनिमम डिस्टेंस ये दोनों के बीच का कितना होना चाहिए उसके लिए कुछ क्लॉज दिया है। डायमीटर ऑफ बार इफ डायमीटर आर इक्वल, डायमीटर ऑफ बार of largest bar if diameter is unequal, and 5 mm plus nominal size of aggregate। जब हम मिक्स डिजाइन करते हैं तो एक टर्म रहते हैं MSA, दैट इज मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, और जनरली हमारे रीजन में अगर हम हैंड मिक्स करते हैं तो वो रहता है 20 mm। अगर वो मिक्सिंग प्लांट पे बनता है तो इन दैट केस इट इज 12 to 15 mm, बट अगर हैंड मिक्सिंग है तो वो 20 mm रहता है। तो दोनों के बीच की मिनिमम साइज कितनी रहनी चाहिए, आइदर डायमीटर ऑफ बार, अगर ये 12 mm का बार है तो 12 mm, और 20 + 5 दैट इज 25 mm। अब ये क्लॉज एक्चुअली कॉमन सेंस है कि अगर हम इससे कम 2 बार के बीच में साइज प्रोवाइड करते हैं, जगह प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा कंक्रीट उसमें जाएगा ही नहीं। इसलिए इट इज सिंपल लॉजिक कि जो भी एग्रीगेट का साइज है या फिर जो बड़ा डायमीटर का बार का साइज है
उससे आपको 5 mm प्लस लेना है, सो दैट कि उसके अंदर एग्रीगेट इजीली चले जाए, हमारा कंक्रीट जो है वो इसके अंदर इजीली चला जाए। ठीक है, अभी क्या था, पुराने ज़माने में हम हैंड कॉम्पैक्शन करते थे, रॉड से कॉम्पैक्शन करते थे, आजकल नीडल वाइब्रेटर आ गया, और नीडल वाइब्रेटर के कारण हम क्या कर सकते हैं, 2 बार की जो डिस्टेंस है वो और रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया कि हम प्लांट पे मिक्स डिज़ाइन करके लेके आते हैं, राइट। तो वो केस में जो बार का एग्रीगेट का डायमीटर रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 mm या 15 mm रहता है। तो वी कैन ऑल्सो नाउ रिड्यूस द साइज बिटवीन और रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन 2 बार्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्टिकल स्पेसिंग। अब वर्टिकल स्पेसिंग में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीम है और ये बीम में टोटल नंबर ऑफ बार्स है 7, बट नीचे हम सिर्फ बार प्रोवाइड कर सकते हैं 5 ड्यू टू स्पेसिंग लिमिटेशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 बार ऊपर प्रोवाइड किए, तो ये 2 बार में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं स्पेसिंग। अब ये वर्टिकल स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए, तो अगेन इट इज वेरी सिंपल, एक दिया है 15 mm, नेक्स्ट दिया है 2/3 ऑफ नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, और बाद में दिया है मैक्सिमम साइज ऑफ बार। ठीक है, तो 15 mm, अगर नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 है तो इसका 2/3 इंटू 20, और मैक्सिमम साइज ऑफ बार फॉर एग्जांपल 16 है तो 16। ये तीनों में से जो बड़ा रहेगा वो आपको लेना है फॉर द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन बार्स। नाउ हम देखते हैं स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट मैक्सिमम कितना है। अभी हमने मिनिमम देखा था, मिनिमम कितना रहना चाहिए कि उसके अंदर कंक्रीट इजीली चले जाए, बस यही क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैक्सिमम कितना रहना चाहिए तो वो कुछ स्पेसिफाई किया है। मैक्सिमम स्पेसिंग अगर माइल्ड स्टील है तो बीम्स में नॉट मोर देन 300 mm, अगर टॉर स्टील है 415 है तो नॉट मोर देन 180 mm, और अगर 500 है तो नॉट मोर देन 150 mm। स्लैब के बारे में अगर हम बात करते हैं, मेन स्टील अगर है तो 3D और 300 mm। नाउ व्हाट इज दिस D? फॉर एग्जांपल दिस इज स्लैब and this is depth of slab, effective depth, right? Say consider it as 100 mm, so 3D will be equals to 3 into 100, that is 300 mm, right? So 3D or 300 mm, and distribution steel 5D or 450 mm. Similarly, another concept is of cover. So first we will discuss that why cover is provided. So अगर हमने स्टील को कवर प्रोवाइड नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू वाटर, एक्सपोजर टू वाटर, वो करोड़ हो जाएगा, उसका वॉल्यूम एक्सपांड हो जाएगा और कंक्रीट फेल हो जाएगा, कंक्रीट ब्रेक हो जाएगा, इसलिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं। तो अभी ये कंडीशन में कवर अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन है कंक्रीट का कवर। ठीक है, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन इज कंक्रीट कवर। और ये क्या कर रहा है, अंदर जो ये स्टील है, अंदर जो ये स्टील है ये स्टील को प्रोटेक्ट कर रहा है। दिस इज मेन स्टील एंड दिस इज स्टीरअप्स, तो ये सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। अब ये कवर कितना रहना चाहिए, तो अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग स्पेसिफाई किया है। अगर कॉलम है तो कवर रहना चाहिए 25 या फिर 40 डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर ऑफ बार, बट आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर 40 mm, एटलीस्ट 40 mm फॉर कॉलम। देन फॉर बीम्स 25 mm, फॉर स्लैब 15 mm, फॉर फुटिंग 50 mm। ओके, फुटिंग के लिए ज़्यादा इसलिए रहता है बिकॉज फुटिंग इज केप्ट ऑन सॉइल, और सॉइल में मॉइस्चर रहता है और इट इज ऑलवेज एक्सपोज टू मॉइस्चर एनी टाइम, राइट, एंड देयरफॉर फुटिंग का जो कवर रहता है वो हमें ज़्यादा लेना पड़ता है 50 mm। अगेन दिस वैल्यूज आर इन IS 456। ओके, अब हम बात करते हैं ओवरऑल डेप्थ की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल ये बीम सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे हमने बार प्लेस किए मेन रेनफोर्समेंट, तो इसके सेंटर से फेस तक, बॉटम फेस तक, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव कवर। ओके, बार के ये फेस से यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस तो इसे हम कहते हैं क्लियर कवर, जैसे अभी हमने देखा था। और टॉप फेस से बार के सेंटर तक अगर हम देखेंगे तो ये हो गई इफेक्टिव डेप्थ, जिसे हम कहते हैं स्मॉल डी।
This is effective depth. And from this point to the end, this is known as overall depth. तो अगर आपको ओवरऑल डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस अब ये जो आधे बार का डायमीटर है वो बचा है, इसलिए d/2 प्लस क्लियर कवर या मिनिमम कवर. ओके, या अगर आपको इफेक्टिव कवर ऑलरेडी पता है तो d प्लस इफेक्टिव कवर. वेरी सिंपल. गॉट इट? Now the criteria for reinforcement is also given. So for minimum reinforcement in beam, this formula is given. We will see this in detail again, but for instant आपको पता चाहिए कि ऐसा कुछ दिया है, राइट? फिर बाद में हम ये डिटेल में देखेंगे कि क्या रहता है. तो बीम के लिए कुछ फॉर्मूला दिया है, स्लैब्स के लिए फॉर्मूला दिया है कि मिनिमम स्टील कितना रहना चाहिए. सिमिलरली शियर अगर होगा तो कितना रहना चाहिए, कॉलम के लिए कितना रहना चाहिए, राइट? सिमिलरली मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना रहना चाहिए बीम, स्लैब और कॉलम के लिए, वो भी क्राइटेरियाज गिवन है. अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ अवेलेबल है. जैसे ही हमें इसका काम पड़ेगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है. सिमिलरली देयर आर लैप स्प्लाइसेस यानी काफी बड़े बड़े बार्स जो रहते हैं वो अवेलेबल नहीं रहते और बिल्डिंग की हाइट काफी बड़ी रहती है, राइट? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको ओवरलैप देना पड़ता है. और अगर हम इसे हम कहते हैं लैपिंग लेंथ. तो ये लैपिंग लेंथ कितनी रहनी चाहिए, ये डिपेंड करता है बार के डायमीटर पे. ओके, तो फॉर एग्जांपल ये बार है और ये के बार है, इसको हमें लंबा करना है तो हम क्या करेंगे, इस पे ऐसा ओवरलैप करेंगे. ओके, तो ये रहेंगी हमारी लैपिंग लेंथ. Similarly, there is effective span. So this effective span is important and we will discuss in next lecture. Hope you have understood whatever we have discussed. In case of any query, you can comment on our Moodle platform or on YouTube.